तो स्टार्ट करते हैं आपके पास हम नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर देखा था उसको एक क्विक ओवरव्यू की तरह हम समझ लेते हैं। ये टॉपिक जब मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा वहाँ पे फिर से आएगा, बट पहले यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड्स में आ जाता है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स में क्या बोलता है, अगर आपके पास फाइन सेडिमेंट्स आ रहे हैं तो फाइन सेडिमेंट में क्या बताया था मैंने आपको, फाइन सेडिमेंट में आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास सेडिमेंट्री रॉक से इरोड होते हैं। और अगर आपके पास ये सॉइल पे डिपॉजिट हो जाए तो आपके पास सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और कोर्स, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कोर सेडिमेंट। तो कोर सेडिमेंट में आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कहाँ से इरोड हुए होते हैं, इग्निश रॉक से होते हैं इरोड। तो इनकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, आपके पास कम हो जाती है। तो सस्पेंडेड सॉलिड का आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो मैंने कहा था कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। तो अगर ये आपके पास स्मॉल अमाउंट में है तो आपके पास कोई इशू नहीं होता, बट अगर ये आपके पास ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं तो इनसे हमारे पास इरिगेशन वाटर में क्या हो जाता है कि जो हम पानी खेतों में प्रोवाइड करेंगे उससे हमारे पास जो क्रॉप्स होंगे उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे इंजरी हो जाएगी क्रॉप को, उसकी ऑस्मोटिक एक्टिविटीज़ होंगी वो कम हो जाएंगी और वाइट्स चोक हो जाएंगे। अगर वाइट्स चोक्स हो रहे हैं तो आपके पास क्या नहीं होंगे, एरेशन हो जाएगा आपके पास। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारे पास हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पास, जिसमें आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें क्यों नहीं है? क्योंकि जो पानी होगा वो तो आपके पास क्रॉप यूज़ कर लेगी, पर जो सॉलिड, जो सॉल्ट आपके पास आएगा वो आपके पास सॉइल पे क्या करेगा, डिपॉजिट रहता जाएगा टाइम के साथ, और उससे क्रॉप की जो ग्रोथ होगी उस पर इफेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास फॉर्मूला है, अगर आपको सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है। इसमें जो रेनफॉल है, मैंने इसमें आपके पास कोई भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज्यूम नहीं कर रखी, तो फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है। अगर मैं रेनफॉल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज्यूम कर लेता हूँ तो आपके पास फॉर्मूला ये बन जाता है। क्या बन जाता है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, सी एस इक्वल्स टू सी क्यू प्लस सी आर आर ई डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर ई माइनस सी यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है कब, जब आपके पास जो रेनफॉल में भी मैंने आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड को एज्यूम कर लिया। अब मैंने ये भी कहा था कि जो कंसंट्रेशन है सॉलिड की, इनको हम mg पर लीटर या आप ppm के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। अगर इनकी वैल्यू 700 ppm तक है तो ये आपके पास कुछ ही क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं, वरना आपके पास क्या होते हैं बाकी। अगर 700 से कम है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ये 2000 से ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास सभी क्रॉप्स के लिए क्या हो जाती है, ये हार्मफुल हो जाती है। उसके बाद जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी को आप मेजर किस में कर सकते हो, माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप इसको मेजर कर सकते हो। तो अब इसके अकॉर्डिंग भी हमने सॉल्ट्स को जो है वो 4 टाइप्स से क्लासीफाई किया कर रखा है, लो सोडियम सैलिनिटी वाटर, मीडियम सैलिनिटी वाटर, हाई सैलिनिटी वाटर और वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। अब लो सैलिनिटी वाटर में क्या होता है, आपके पास कंसंट्रेशन जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कहाँ से आती है, 100 से 250, फिर 250 से 750, देन 750 से 2250 और फिर ग्रेटर देन 2250। तो ये आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन। अगर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आपके पास 5% से कम है तो आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो आपके पास 10% के अबाउट है तो उससे आपके पास क्या हो जाता है, पीएच जो है सॉइल की बढ़ जाती है, परमेबिलिटी आपके पास कम हो जाती है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि प्लास्टिसिटी आपके पास सॉइल की क्या हो जाती है, इंक्रीज, और सॉइल स्टिकी बन जाती है कब, जब वेट हो सॉइल, और क्रश बन जाती है सॉइल इन केस ऑफ अ ड्राई सॉइल। तो ये हम कंसंट्रेशन जो है सोडियम की अदर कैटायंस की टर्म में मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपके पास सोडियम डिवाइडेड बाई कैल्शियम और मैग्नीशियम का एवरेज फिर रूट, और इसका यूनिट क्या आ जाता है आपके पास, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसके अकॉर्डिंग भी आप वाटर को क्लासीफाई करते हो, क्या कहाँ से, 0 से 10 तक, 10 से 18 तक, 18 से 26 तक और ग्रेटर देन 26। अगर 0 से 10 तक है तो उसको आप बोलते हो लो सोडियम वाटर, 10 से 18 तक है तो मीडियम सोडियम वाटर, 18 से 26 हाई सोडियम वाटर, और 26 से ग्रेटर देन आ गया तो वेरी हाई सोडियम वाटर आ गया। तो ये आपके पास आप यहाँ पे भी देख सकते हो वैल्यूज। फिर हमने एक न्यूमेरिकल क्या रखा था, फिर मैंने आपको ये न्यूमेरिकल वो रखा था, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये भी आपके पास सिंपली सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेसिस पे न्यूमेरिकल है।
तो आपने ये भी सॉल्व कर रखा होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कंसंट्रेशन है सोडियम की दूसरे एक्सचेंजेबल कैटायंस की टर्म्स में, उसको आप एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज में भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था क्या होता है। अब इसमें भी आपके पास 3 टाइप से आप सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। अब जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा है तो आपके पास मतलब सॉइल की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ESP वाले के टर्म्स में हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो वो आपके पास टेबल ये रहा। फिर मैंने आपको कहा था कि जितनी ज़्यादा आपके पास, अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ज़्यादा है तो मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो क्या हो जाता है हमारे पास, हार्मफुल हो जाता है। तो हमें किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। फिर आता है कि आपके पास बोरान, अगर आपके पास ये सेलेनियम कोई भी आपके पास इरिगेशन वाटर में प्रेजेंट है तो ये डेंजरस होते हैं। अगर इनकी वैल्यू 0.3 ppm तक है तो ये आपके पास अच्छे हैं, मतलब कुछ ही क्रॉप्स के लिए आपके पास क्या होता है, हार्मफुल होते हैं। बट अगर ये आपके पास 4 ppm से क्रॉस कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, सभी क्रॉप्स के लिए डेंजरस हो जाते हैं। उसके बाद कहा था मैंने बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आता है आपके पास, कि जैसे भी जब भी आप कोई भी बाजार से आप चीज़ लाते हो तो उसको आपको क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले धो के ही उसका आपको खाना चाहिए। इसलिए आपके पास क्योंकि हम उसमें डिफरेंट जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं इसीलिए। तो ये आपके पास क्विक ओवरव्यू था, आपको रिवीजन टाइप में मैंने आपको इरिगेशन, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर समझा दी। अब हम देखते हैं आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन कर रखी है उसमें मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताया कि जितनी नंबर ऑफ क्रॉप्स हो, सभी क्रॉप्स की आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास डिफरेंट होती है। अब जिन क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन, और कुछ क्रॉप्स की कम होती है तो जो नेचुरल कंडीशन में भी आपके पास ग्रो हो जाती है। अब आपके पास हमें पानी थ्रू आउट क्या करना पड़ता है, बेस पीरियड में प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वही आपके पास सभी चीज़ें लिख रखी है आपके पास कि सभी क्रॉप्स की क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है फिक्स टाइम पे थ्रू आउट पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट बोल देंगे। अब आपके पास सबसे पहले आ जाता है क्रॉप पीरियड। अब क्रॉप पीरियड होता क्या है आपके पास, सिंपली ये आपके पास टाइम पीरियड होता है एट द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप। जहां पे मान लीजिए आपके पास ये कोई डेट है, यहाँ पे आपने क्रॉप को सो कर दिया, और फिर जब आपके पास हार्वेस्टिंग कर ली आपने, ठीक है, आपने क्या कर दी, हार्वेस्टिंग कर ली, तो ये जो टाइम पीरियड होगा आपके पास सोइंग से हार्वेस्टिंग के बीच, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे हम क्रॉप पीरियड। सो यही आ जाता है आपके पास क्रॉप पीरियड। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है आपके पास, मैं फिर से बता रहा हूँ, सोइंग से हार्वेस्टिंग के बीच के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास बेस पीरियड। बेस पीरियड होता है आपके पास फर्स्ट वटरिंग से लास्ट वटरिंग के बीच, ठीक है। अब फर्स्ट वटरिंग जो होती है वो आप सोइंग के टाइम पे भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं फर्स्ट वटरिंग, यहाँ पे आ जाता है आपके पास फर्स्ट वटरिंग, और यहाँ पे आती है आपके पास लास्ट वटरिंग। तो बेस पीरियड होता है आपके पास फर्स्ट वटरिंग से लास्ट वटरिंग टाइम के बीच का इंटरवल। अब बीइंग अ सिविल इंजीनियर हमारे लिए बेस पीरियड ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमको पानी ही तो प्रोवाइड करना है खेतों में, तो इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बेस पीरियड इंपॉर्टेंट रह जाएगा। तो ये आ गया आपके पास बेस पीरियड, ये आ गया आपके पास बेस पीरियड। अब फर्स्ट वटरिंग आप कब करते हो, फर्स्ट वटरिंग हम करते हैं या तो सोइंग के टाइम या सोइंग से पहले, और लास्ट वटरिंग हम हमेशा करेंगे हार्वेस्टिंग से पहले। इसीलिए आपके पास जो बेस पीरियड होता है ये आपके पास क्रॉप पीरियड से क्या होता है, स्मॉलर होता है। बट हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए या जो दोनों टर्म्स हैं उनके लिए हम क्या मान लेते हैं, बेस पीरियड सेम मान लेते हैं हम क्रॉप पीरियड को, ये इक्वल्स टू ही हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। और ये दोनों की वैल्यूज किस में होंगी, आपके पास नंबर ऑफ डेज में ही होंगी ना आपके पास वैल्यू। या आपके पास ये जो बेस पीरियड होता है इसको मैं ग्रोथ पीरियड भी बोल देता हूँ आपके पास। तो बेस पीरियड इज आल्सो नोन एज ग्रोथ पीरियड। तो ये आपके पास क्लियर हो गया क्या होता है क्रॉप पीरियड, क्या होता है आपके पास बेस पीरियड। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास डेल्टा और ड्यूटी। अब डेल्टा क्या होता है और ड्यूटी क्या होता है आपके पास, तो डेल्टा है, इसको हम ट्राइंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा होता है कि मैंने आपको पहले ही अभी तक जितनी बार मैंने आपको बताया कि आप बताया मैंने आपको कि क्रॉप्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए आपके पास ग्रो होने के लिए। तो एक क्रॉप को अपने बेस पीरियड में आपने कितना पानी, उसको टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जितना आपने उसको प्रोवाइड किया, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। तो डेल्टा क्या है, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप टू कम टू द मैच्योरिटी इज टर्म्ड एज डेल्टा। तो मतलब जितना उसका क्रॉप बेस क्रॉपिंग पीरियड था आपके पास उस क्रॉप का,
उसमें जितना उस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट थी उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जब आपके पास क्रॉप था तो उस टाइम आपके पास रेनफॉल आ गई। अगर आपके पास रेनफॉल हो जाती है तो क्या हो जाएगा, आपके पास रेनफॉल जैसे हो गई हमारे पास, हम क्या करना पड़ेगा, हमें पानी कम देना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि रेनफॉल जो है, इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से हमारे पास डेल्टा इफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पानी कम देना पड़ेगा। सो ये आ जाता है आपके पास लॉजिक डेल्टा। अब न्यूमेरिकल है आपके पास। अब देखो जैसे आपके पास, मैं बोलता हूँ आपके पास एक क्रॉप एज्यूम कर लेता हूँ आपके पास, इसी में आपको समझाता हूँ मैं। एक क्रॉप है आपके पास राइस, जिसको 7.5 सेंटीमीटर पानी चाहिए हर 28 दिन के बाद। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कितनी है आपके पास, 28 डेज। तो मतलब 28 दिन के बाद आपको पानी देना ही देना है। और बेस पीरियड वो रखा है आपके पास 140 डेज। तो बेस पीरियड आपके पास कितना है, 140 डेज। तो अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ टाइम्स आपको कितनी बार पानी देना होगा, तो आप बोलोगे सिंपली 140 डिवाइड बाई 28। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 टाइम्स। तो 5 बार आपको पानी देना होगा। अब 5 बार पानी देना और एक बार कितना दे रहे हो आप, 7.5। सो 7.5 इंटू 5 कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 37.5 सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया आपके पास, डेल्टा ऑफ दिस क्रॉप। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपके पास क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी है आपके पास। फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास कि नंबर ऑफ डेज के बाद, कितने डेज के बाद आप उसमें पानी प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए तो डेल्टा का फॉर्मूला भी यहाँ से आप बना सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, डेल्टा वो बोल सकते हो आप कि कितनी आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट है। तो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी थी इस केस में, 7.5 सेंटीमीटर। और कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको प्रोवाइड कर रखा। तो आपके पास नंबर ऑफ टाइम, इसको सिंपली फ्रीक्वेंसी बोल दो, या आपके पास कुछ भी बोल दो। तो मतलब नंबर ऑफ आप बोल सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स वाटर टू बी प्रोवाइडेड। तो इस तरह से आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी तक हमने आपके साथ डेल्टा क्या होता है, आपके पास डेल्टा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है एक क्रॉप को रिक्वायर्ड होता है थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड, उसी को हम बोलते हैं आपके पास डेल्टा। अब हम पानी क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो मैच्योरिटी हो जाए, उसकी यील्ड आ जाती है। ये तो आपको सभी को मैंने इनिशियली स्टेज में बता रखा। अब ये आपके पास एक टेबल है, आप इसको याद कर सकते हो। ये आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली, आपको पूछा जाएगा कि राइस का डेल्टा कितना है, 120 है, वीट का कितना है। तो ये आप वैल्यू जो है ये नोट डाउन कर सकते हो। मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है और याद कर लीजिएगा आपके पास। जैसे शुगर की 120 है, राइस की 120 है, फ्रूट्स की 60 सेंटीमीटर है, वेजिटेबल की 45 है, उसके बाद आपके पास वीट की 40 है, बार्ले की 30 है, उसके बाद आपके पास पीस की कितनी है, 30। सो ये आ जाता है आपके पास डिफरेंट क्रॉप्स का डेल्टा। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म जो आती है आपके पास, वो आती है ड्यूटी। ड्यूटी होता क्या है आपके पास, सिंपली आपके पास ड्यूटी जो होती है आपके पास, सिंपली मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। आपके पास ड्यूटी होता है आपके पास A/Q। सबसे पहले आप इसको ये समझ लीजिए, A/Q क्या होता है आपके पास। A होता है आपके पास एरिया इरिगेटेड, एरिया ऑफ लैंड, और Q होता है डिस्चार्ज। तो सिंपली आपके पास जो ड्यूटी है आपके पास रिलेशन है किसका, एरिया और डिस्चार्ज, या वॉल्यूम ऑफ वाटर के बीच में। तो आप बोल सकते हो ड्यूटी क्या है आपके पास, नंबर ऑफ हेक्टर्स ऑफ अ लैंड इरिगेटेड बाई 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप इज टर्म्ड एज ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या है आपके पास, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, या 1 क्यूमेक से आपने कितना अमाउंट ऑफ एरिया जो है उसको इरिगेट किया है, उसी को आप क्या बोलते हो, ड्यूटी बोलेंगे। तो ये आ जाता है आपके पास ड्यूटी का फॉर्मूला। तो मतलब ड्यूटी की डेफिनेशन आ गई। तो आई होप आपको ड्यूटी क्या होता है ये समझ आ गया। ड्यूटी यही है आपके पास कि 1 क्यूमेक डिस्चार्ज से आप कितना नंबर ऑफ एरिया या लैंड जो है आप उसको इरिगेट कर पा रहे हो, और पानी कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करना थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप, उसी को क्या बोलते हो आप, ड्यूटी बोलते हैं। तो डेल्टा क्लियर हो गया आपको, ड्यूटी क्लियर हो गया, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड। अब यहां पे रिलेशन आता है ड्यूटी और डेल्टा के बीच का, तो उसी को मैं अब कैलकुलेट करता हूं। तो मैं आपके पास यहां पे एज्यूम करता हूं कि आपके पास, मैं बोलता हूं आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड टू अ क्रॉप ड्यूरिंग बेस पीरियड बी। तो कितना आपने एक क्रॉप है जिसका बेस पीरियड बी है, उसको आपने पानी कितने रेट से प्रोवाइड कर दिया, 1 क्यूमेक के साथ। तो अगर आपको मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई किया आपने एक क्रॉप को जिसका बेस पीरियड बी है, और डिस्चार्ज कितना है 1 क्यूमेक, तो कितना वॉल्यूम होगी वाटर की आपके पास,
आप बोल सकते हो इसको वॉल्यूम अप्लाई, तो मैंने VA लिख लिया। अब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो वॉल्यूम आपके पास किस में होती है, वॉल्यूम हमारे पास होती है सिंपली मीटर क्यूब में, या मतलब क्यूबिक यूनिट में आती है। तो सेकंड एक डे है, B डेज है आपके पास सिंपली, तो मैं डेज को सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो अब आपको पता है एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, सिंपली 86,400 सेकंड्स होते हैं। वरना आप इसको कैसे कर सकते हो, एक दिन में, एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड्स और 24 आवर्स, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 86400 मीटर क्यूब। अब ये तो आपने अप्लाई किया था, अब अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना होगा, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस भी होंगे, बट मैं लॉसेस को आपके पास क्या करूंगा, कंसीडर ही नहीं करूंगा। तो मैं बोलता हूं अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा आपके पास, अब रिक्वायर्ड हो जाएगा आपके पास, एज्यूम करते हैं आपके पास डेल्टा क्या चाहिए, सेंटीमीटर में आपके पास क्या चाहिए, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, एज्यूम डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, और ए क्या है आपके पास, एरिया है, तो जिसको मैं मान लेता हूँ आपके पास हेक्टर्स में, आपके पास सिंपली ये वाली चीज आ गई। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई कितना किया आपने, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने अप्लाई किया बेस पीरियड B डेज में एट द रेट ऑफ 1 क्यूमेक, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गई। अब उसके बाद आता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी रिक्वायर्ड थी आपके पास, मैंने एज्यूम कर दिया कि आपके पास डेल्टा क्या है, आपके पास डेल्टा सेंटीमीटर आपके पास पानी की रिक्वायरमेंट थी, और ए क्या है आपके पास, एरिया, तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगी सिंपली यहाँ पे, तो आप बोल दोगे यहाँ पे डायरेक्टली वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास, V आ जाएगा आपके पास एरिया। अब एरिया किस में है, मीटर, ये इसको मीटर में ही मान लो, सिंपली मीटर में मान लो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा मीटर, तो ये आगे 10⁻⁴ डेल्टा मीटर क्यूब। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं है आपके पास, एज्यूम नो लॉस। तो अगर कोई भी लॉस नहीं होगा तो जितना वॉल्यूम आपने वाटर अप्लाई किया होगा और वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड कितना होगा, सेम होगा। तो अप्लाई कितना कर रखा है आपने, 86400 B, ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास, और डी हेक्टर मान रहा हूं आपके पास में एरिया, तो ये आ रहा है आपके पास D, सो दिस इज D, क्योंकि ड्यूटी के टर्म्स में आ जाए तो ये आ जाएगा आपके पास D⁻10, तो ये आ जाएगा आपके पास D इंटू 10⁻⁴ डेल्टा। सो यहाँ से मैं डेल्टा का फॉर्मूला जो है वो आप निकाल सकते हो, 86400 10⁻⁴ B/D, सो ये आ जाएगा आपके पास 8.64 B/ डेल्टा। अब आपने इसमें यूनिट, सॉरी ये आपके पास क्या है, ड्यूटी, तो अब यहाँ पे आपने यूनिट्स क्या यूज किए थे, जो आपके पास डेल्टा है ये किस में आएगा, मीटर में। अब बेस पीरियड किस में आएगा आपके पास, डेज में, और ड्यूटी किस में आ जाएगी आपके पास, हेक्टर पर क्यूमेक में। अब इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डेल्टा इक्वल्स टू 864 B/D। सो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आपके पास, जो डेल्टा होगा वो तो आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में, बेस पीरियड आपके पास डेज में होगा, और डी होगा आपके पास हेक्टर पर क्यूमेक। सो ये आ जाता है आपके पास फॉर्मूला। सो अब ये आ जाता है आपके पास फॉर्मूला, तो अब ये आ गया आपके पास ड्यूटी डेल्टा का बेसिक रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ड्यूटी डेल्टा क्या होता है आपके पास। सो ये आ गया आपके पास, नो एज्यूम मैंने कंसिडर कर दिया ड्यूटी डेल्टा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखते हैं। सो हाँ, अब आपके पास डिफरेंट क्रॉप्स है, उनकी आपके पास क्या है, ड्यूटी दे रखी हुई है आपके पास। तो अब आपके पास जैसे मैंने आपको क्या कहा था, जब डेल्टा के केस था तो यहाँ पे एक आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं आपके पास ड्यूटी कितनी आ रही है। तो एक क्रॉप आपके पास शुगर केन है, शुगर केन का ड्यूटी कितना है आपके पास 730, राइस का कितना है 775, वीट का कितना है 1800, फोडर का कितना है आपके पास 2000। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोट की कि जिस क्रॉप का आपके पास ड्यूटी क्या था, मतलब पहले डेल्टा हमने देखा, तो आप ये बोल सकते हैं ऐसी क्रॉप जिनका आपके पास डेल्टा क्या था, ज्यादा था, उनकी ड्यूटी क्या है, कम। क्यों कम है, क्योंकि ड्यूटी का फॉर्मूला ही क्या है आपके पास A/Q। अब ऐसी क्रॉप जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसमें नंबर ऑफ एरिया ऑफ लैंड क्या हो जाएगी आपके पास, कम इरिगेट हो जाएगी। सो वही है आपके पास कि ऐसी क्रॉप जिनका ड्यूटी ज्यादा है उनका डेल्टा क्या होगा, कम होगा, ठीक है।
और जिनका डेल्टा ज्यादा आ रहा है आपके पास तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, सिंपली कम। तो आपने राइस की देख रखी थी, राइस का कितना था आपके पास डेल्टा, डेल्टा था 120 सेंटीमीटर और वीट का कितना था 40। तो देखो आपके पास ड्यूटी कितनी ज्यादा आ रही है आपके पास। अब इसके बाद आती है ड्यूटी एट द हेड ऑफ वेरियस प्लेसेस। तो जो ड्यूटी होती है आपके पास हेड ऑफ मेन कैनाल, सो मैं यहाँ पे आपके पास ये टर्म्स लिख लेता हूँ। तो आपके पास देखो सबसे पहले मैंने इमेज शो रखी है, शो कर रखी है आपके पास क्या पूरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो जो ड्यूटी होती है आपके पास, मैं सिंपली लिखता हूँ आपके पास ड्यूटी एट द हेड ऑफ, ये लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले लिखते हैं मेन कैनाल पे जो ड्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं, सेकंड आती है आपके पास ब्रांच कैनाल, थर्ड आ जाता है आपके पास वाटर कोर्स। पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं, फिर आपके पास हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड दूसरी चीजें। तो आ जाता है आपके पास एट द हेड ऑफ फील्ड। सो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपके पास मेन कैनाल आ गई, यहां से ब्रांच कैनाल ले लिया आपने, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल आ गई, उसके बाद आ गया आपके पास वाटर कोर्स, फिर आ गया फील्ड। तो जो ड्यूटी होती है हेड ऑफ मेन कैनाल, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्वांटिटी। ये आती है आपके पास ग्रॉस क्वांटिटी। और जो ड्यूटी है होती है हेड ऑफ ब्रांच कैनाल, उसको हम बोलते हैं लेटरल क्वांटिटी, दैट इज टर्म्ड एज लेटरल क्वांटिटी। और जो नेक्स्ट आता है आपके पास वाटर कोर्स, तो ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इज टर्म एज आउटलेट फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं हम आउटलेट फैक्टर बोलते हैं। और जो ड्यूटी होती है हेड ऑफ फील्ड पे, इसको हम बोलते हैं नेट क्वांटिटी। सो अब देखो आपके पास क्या होता है कि जैसे जैसे आपके पास पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कन्वीनियंस लॉसेस हो जाते हैं। आगे हम इरिगेशन एफिशिएंसीज पढ़ेंगे, उसमें ये टॉपिक आ जाएगा। तो लॉसेस हो रहे हैं, तो लॉसेस हो रहे हैं, तो आपके पास जो डिस्चार्ज है 0.1 पे वो क्या होगा ज्यादा होगा, 0.2 पे कम होगा, 0.3 पे डिस्चार्ज फिर कम होगा, 0.4 पे और कम होगा, तो 0.5 पे सबसे क्या होगा कम होगा डिस्चार्ज। अब ड्यूटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया बाई डिस्चार्ज। एरिया ऑफ लैंड तो आपके पास कांस्टेंट है जहां पे आपने पानी प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास डिस्चार्ज कम है तो ड्यूटी क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसीलिए आपके पास जो ड्यूटी है होगी हेड ऑफ फील्ड पे ज्यादा होगी। कहां से, वाटर कोर्स से, ब्रांच कैनाल से, या जैसे आपके पास 5 पे जो ड्यूटी होगी वो ज्यादा होगी किसके कंपेरिजन में 4 के। 4 पे जो ड्यूटी होगी वो ज्यादा होगी किससे 3 से, 3 पे होगी ज्यादा किसे 2 से, और 2 पे ज्यादा होगी किसे 1 से। क्यों होती है वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, क्योंकि जिस एरिया में आपने पानी प्रोवाइड करना है वो एरिया तो आपके पास कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना आपके पास। और डिस्चार्ज आपके पास क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि लॉसेज हो रहे हैं ना आपके पास, कन्वीनियंस लॉसेज हो रहे हैं आपके पास, इसलिए आपके पास ड्यूटी क्या आ जाती है ज्यादा आ जाती है। तो ये याद रखना, ये भी आपके पास एमसीक्यू जो है पूछा जा सकता है कि ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल इज टर्म्ड एज ग्रॉस क्वांटिटी, ब्रांच कैनाल पे लेटरल क्वांटिटी बोलते हो, वाटर कोर्स पे आउटलेट फैक्टर बोलते हो, फील्ड पे नेट क्वांटिटी बोलते हो। तो ये सभी चीजें आ जाती है आपके पास ड्यूटी के रिलेटेड। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अब देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी। अब ड्यूटी को क्या क्या आपके पास फैक्टर जो वो अफेक्ट करते हैं। अब ड्यूटी को सबसे पहले आता है आपके पास क्रॉप। सो यहाँ पे मैं आपको ड्यूटी के रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी बता देता हूँ। अगर ड्यूटी आपके पास, मैंने आपको जैसे इरिगेशन के टाइप बता रखी थी आपको, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपको, हाँ ड्यूटी मैंने आपको इरिगेशन, जब मैंने इरिगेशन टाइप बता रखा तो वहाँ पे आपको मैंने कहा था आपके पास एक होता है आपके पास डायरेक्ट इरिगेशन और एक होती है आपके पास स्टोरेज इरिगेशन। तो अगर आपके पास पानी तो आपने प्रोवाइड करना है ना, अगर आपने डायरेक्ट इरिगेशन से पानी प्रोवाइड कर रखा है तो उसको आप सिंपली बोलते हो फ्लो ड्यूटी, या सिंपली आप बोल दो ड्यूटी, उसको आप सिंपली फ्लो ड्यूटी बोल दो या ड्यूटी। अगर आपने पानी स्टोरेज से पास करवा रखा, मतलब आपने जो पानी पहले स्टोर कर रखा फिर आप उसको प्रोवाइड करें, तो उसको आप बोलते हो क्वांटिटी ड्यूटी, या उसको आप बोल देते हो स्टोरेज ड्यूटी, स्टोरेज ड्यूटी। तो ये भी आपको मैंने जो चीज आती है इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास, ये भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फैक्टर। अब फैक्टर क्या है, ऐसी क्रॉप। अब देखो यहां पे क्या होता है आपके पास, आपको पता है ड्यूटी क्या होती है आपके पास एरिया बाई डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्या है वाटर, तो मतलब सिंपली आप यहाँ पे अगर डेल्टा लिख लो तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वाटर डेल्टा ही होता है। तो आप बोल सकते हो जो ड्यूटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा के। अब ऐसी क्रॉप जिसका डेल्टा ज्यादा है उसकी ड्यूटी क्या होगी, कम। आपने प्रैक्टिकली देख लिया, मैंने आपको दिखा रखा था। ऐसी क्रॉप जिसका डेल्टा कम है तो ड्यूटी क्या हो जाएगी आपके पास ज्यादा। अब सॉइल है, अगर सॉइल आपके पास परमिएबल सॉइल है तो उसमें लॉसेस होंगे। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आपके पास पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी उसकी ज्यादा, तो मतलब डेल्टा ज्यादा आ रहा है, तो डेल्टा ज्यादा तो आपके पास ड्यूटी ज्यादा।
नेक्स्ट आता है आपके पास यूजफुल इरिगेशन, मतलब जब आपके पास आपका किसी भी क्रॉप का क्रॉपिंग सीजन है उस टाइम में आपके पास रेनफॉल हो रही है, तो रेनफॉल हो रही है तो उसमें जितनी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। जैसे आपके पास वीट है तो वीट की तो 40 सेंटीमीटर है, अब उसमें अगर 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई, तो अब आपको पानी कितना प्रोवाइड करना पड़ा, 30 सेंटीमीटर प्रोवाइड करना पड़े। अब 30 सेंटीमीटर पानी प्रोवाइड किया और 10 तो आपके पास सेव हो गया। अब ये 10 सेव हो गया तो इसको आप किसी और फील्ड में प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा इरिगेट होगा। क्यों? क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट आपको कम पड़ रही है देनी, तो पानी की रिक्वायरमेंट कम पड़ रहा है तो डेल्टा कम तो ड्यूटी ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लाइमेट और सीजन। ऐसा क्लाइमेट या सीजन जिसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, उसमें लॉसेज ज्यादा हो जाएंगे, एवोपरेशनल लॉसेज हो जाएंगे, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, तो पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, ड्यूटी कम आ गई आपके पास। एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी जो है ये हम आगे भी देखेंगे, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा एफिशिएंसीज के रिलेटेड ही आएगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो जितनी ज्यादा आपके पास किसी भी वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसीज हैं तो आपके पास लॉसेज क्या होंगे, कम होंगे। लॉसेज कम तो मतलब आपके पास डेल्टा ज्यादा, डेल्टा ज्यादा तो आपके पास सॉरी मतलब अगर जितनी ज्यादा एफिशिएंसी है आपके पास तो लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर लॉसेस कम तो आपके पास पानी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, आपको कम, तो मतलब डेल्टा कम तो ड्यूटी ज्यादा। तो ये सभी चीजें आ जाती हैं आपके पास किसके रिलेटेड, ड्यूटी डेल्टा वाटर रिक्वायरमेंट के रिलेटेड। सो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेसिक वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जिसमें हमने देखा बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, उसके बाद ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, फिर उनका आपस में रिलेशन क्या आता है उसको ड्राइव कर लिया हमने, और फिर हमने ड्यूटी देख ली वेरियस प्लेसेस पे और फैक्टर क्या क्या आपके पास ड्यूटी को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपके पास हम क्रॉपिंग सीजन क्या होता है और इसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेंगे आपके पास। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।